Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alham Dynamic World. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next topic. लेक्चर नंबर 4 आज हम डील करेंगे जिसमें हमने लास्ट टॉपिक्स को देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बेटा पिछले 2 साल से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहा, लेकिन हर साल क्योंकि स्कीम चेंज होती है तो आपने ज़रा इसको ओवरऑल अच्छी तरह से रेडी रखना है, एज ए लॉन्ग और एज ए शॉर्ट के तौर पे भी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्लूटेंट्स और प्लूटेंट से होने वाले जो डिफरेंट इश्यूज थे, जिसमें हमारे पास हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग, देन अब हम लास्ट 2 इफेक्ट दैट इज द एसिड रेन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन को डील करेंगे। क्लियर जी? तो अब हमने देखना है कि जो एसिड रेन है ये क्या चीज होती है, ये कैसे होती है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और नॉर्मली जो हम अपनी लाइफ में जो एसिड रेन आती है वो कितने मिनट तक होती है और उसके किस तरह से क्या इफेक्ट होंगे, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है। और गवर्नमेंट जो है इन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेदर्स के अंदर या ओवरऑल जो पोल्यूशंस की वजह से जो हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है जी? तो अब हम देखते हैं एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? तो एसिड रेन जो है एक ऐसी रेन होगी, यानी कि वही रेन जिसके अंदर एसिडिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं और उसने क्या किया है, उस वाटर की पीएच को कम कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो आपने चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास पीएच स्केल में आपने पढ़ा था कि जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो एसिडिक होता जाएगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा मोर एसिडिक होता जाएगा, जैसे 7 से इंक्रीज होगी वो बेसिक होता जाएगा। तो व्हाट इज एसिड रेन? ऐसी रेन जिसकी पीएच जो है वो कम हो 7 से, लाइक दैट, जिसकी रेंज जो है वो 5.6 से 6 तक आ जाती है, और ये आपके एमसीक्यूज भी है। तो एसिडिक इन नेचर जो रेन होगी उसको हम एसिडिक रेन का नाम देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब एसिडिक रेन बनती कैसे है? तो हमने पढ़ा था कि एसिड की रेन के अंदर जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक दैट, ये देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशंस बुक में नहीं लिखी हुई है, आपने लिख लेनी है। जब इनके साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वाटर के रिएक्शन की वजह से ये रेन को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें, जब यहां पे रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3। अब जरूरी नहीं है कि ये रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, ये जो वाटर एयर के अंदर जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर, उनके साथ भी ऑक्साइड करके वाटर वेपर्स, उन वेपर्स की फॉर्म में भी ये एसिडिक रेन जो है, जिसको हम स्मॉग या फॉग कहते हैं, जो सेकंड ईयर में आप जाके पढ़ोगे लास्ट पे चैप्टर में 16 में। तो बहरहाल ये है एसिडिक रेन। ठीक है? अब ये जो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया इसने, नॉर्मल जो रेन वाटर होता है बेटा वो वीकली एसिडिक होती है। सर वो वीकली एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, इसलिए ये नॉर्मली वीकली एसिडिक होता है नॉर्मल रेन वाटर। उसकी पीएच भी थोड़ी सी कम होती है 7 से, लेकिन जो एसिडिक रेन होती है वो उसकी पीएच बहुत ज्यादा हाई होती है। अब ये जो एसिडिक रेन जो प्रोड्यूस हो गई है, जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हमने पढ़े हैं नॉन मेटल्स के, उनके साथ जब रिएक्ट कर जाती है तो उसके बाद इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले वो बता रहा है हैवी मेटल्स। तो बेटा जब ये रॉक्स के ऊपर ये रेन आके गिरेगी तो रॉक्स को क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी, और रॉक्स को डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर जितनी भी मेटल्स होंगी उनको भी ये डिसॉल्व कर देगी या उनको लीच आउट कर देगी, बहा के साथ ले जाएगी। और वही जो रॉक्स का जो पानी है जब वो रिवर्स में जाएगा, सी में जाएगा, लेक्स में जाएगा, तो वो जो हैवी मेटल्स होंगी वो उन एक्वस लाइफ के लिए, उन एक्वस प्लांट्स और एक्वस एनिमल्स के लिए जो होगी वो डेंजरस होगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जो फिशेस होती हैं, फिशेस के गिल्स में एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है? तो एल्यूमिनियम जो है वो इस तरह से क्या करेगा, फिश जो है वो फिश के गिल्स में
फंस जाएगा। तो फिश ये आपका बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बोर्ड में पूछा गया है कि विच एलिमेंट कौन से जो आइंस हैं किस मेटल के आइंस से जो है फिश की डेथ हो जाती है और उनके गिल्स में क्लग हो जाती है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स कि एसिड रेन बिल्डिंग्स को कैसे जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा इंडिया में जो ताजमहल है उसकी जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा उस डिस्टर्ब हो गई है और उसकी जो सरफेस है वो उस तरह की शाइनी नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको एसिड जो है वो रिएक्ट कर जाता है और उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जिससे उसकी जो शाइनिंग है वो डिक्रीज हो जाती है और वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज सॉइल कि जब यही एसिडिक रेन जब सॉइल में आएगी तो सॉइल की एसिडिटी को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। अब सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सॉइल के अंदर जो डिफरेंट आइंस होते हैं, हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे वहां पे आप पढ़ेंगे, तो वहां जो सॉइल के अंदर जो डिफरेंट आइंस अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के रूट्स को, उसके लिए उनको जब प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करना है तो उनको एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, अदरवाइज जो क्रॉप है वो अच्छी फसल नहीं होगी, क्योंकि उस जमीन की पीएच जो है वो ठीक नहीं थी, उसके लिए सूटेबल नहीं थी। तो इस तरह क्या करते हैं? एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन ठीक नहीं होती। एंड द लास्ट वन आर प्लांट्स। जब प्लांट्स के ऊपर ये गिरेगी तो प्लांट्स के जो लीव्स होंगे उनके अंदर जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल को ये क्या करेगा? डिसॉल्व कर लेगा और इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके इफेक्ट्स भी। नेक्स्ट वन इज ओजोन डिप्लीशन। व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ओजोन है क्या। हम जैसे कि शुरू से डिस्कस करते आए हैं कि जमीन का जो हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग में क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर की 25 से 30 किलोमीटर की रेंज तक, वैसे तो ये 20 से 50 किलोमीटर तक होता है, लेकिन 25 से 30 तक ये मैक्सिमम लेयर होती है, उसको हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं और यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो वो अब उसकी सिंबल क्या है उसका और वो किस तरह से बनती है, तो ये देखें बेटा, ओजोन is represented by O3 and how it form। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो O3 बना देते हैं। क्लियर जी? और यही हमने स्ट्रेटोस्फेयर में भी पढ़ा था। अच्छा, अब ये ओजोन क्या करती है? ये ओजोन ये करती है कि जो सूरज की हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशंस, उनको जमीन के सरफेस पे आने से रोकती हैं। सर ऐसे करने से अगर ऐसा हो जाए कि वो जमीन पे आ जाए तो उससे क्या होगा बेटा? वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होंगी जिनको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर वो ओजोन लेयर कहीं से टूट जाए, जिस तरह अंटार्कटिका और आर्कटिक में ओजोन होल मौजूद है कि जहां पे सरफेस टूट जाती है, वहां से यूवी रेडिएशंस क्या होंगी? फिर नीचे आना शुरू हो जाएंगे और ह्यूमंस की स्किन के ऊपर और आईज में पड़ना शुरू, जैसे आईज कैंसर और स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो है ये ओजोन इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? अब ओजोन किस तरह से जो है वो ब्रेक होती है? तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ओजोन इस तरह से एग्जिस्ट करती है, O3 जिसका फार्मूला है। अब किस तरह से ब्रेक होगी ओजोन? लास्ट में हम डील करेंगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं, सेकंड लास्ट के ब्रेक डाउन कैसे होगी इसकी। तो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी में और रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जिसको हम CFCs भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन, ये एक हाई एटॉमिक हाई जो है हमारे पास वेटेड हाई वेट वाला एक मॉलिक्यूल है जिससे हम कूलिंग करते हैं रेफ्रिजरेटर्स। और अब होता क्या है कि जब इनके ऊपर बेटा सन रेडिएशन पड़ती है तो ये क्या होता है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कोवलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का एक कार्बन का, ये कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन अपना लेता, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब यहां से क्या होगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस O3 के साथ रिएक्ट करेगा और इसको ब्रेक कर देगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इतना खतरनाक है कि ये 2 से 3 मिनट के अंदर 5 से 6 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, जिससे ओजोन होल हो जाता है। तो ये देखें जी, ये क्या करेगा? इसको OCl+O2 में कन्वर्ट कर देगा। यही OCl दोबारा से टूटेगा
और O रेडिकल और Cl रेडिकल दोबारा, और यही रेडिकल दोबारा से अगेन से यही रेडिकल इसको दोबारा ब्रेक करता जाएगा और इस तरह से ओजोन लेयर ब्रेक होती जाएगी। तो ये आपने बताना है किस तरह से ब्रेक होती है। अब जब ये ब्रेक हो जाएगी तो वहां पे होल हो जाएगा जिसको हम कहते हैं ओजोन होल। बेटा क्या कहते हैं? ओजोन होल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओजोन? ओजोन लेयर, द मैक्सिमम गैस प्रेजेंट एट, कि जहां पे मैक्सिमम ओजोन पे पाई जाएगी उसे हम कहेंगे ओजोन लेयर। इज दैट क्लियर? और जहां पे ओजोन लेयर ब्रेक हो जाएगी उसमें होल हो जाएंगे तो उसे कहेंगे ओजोन होल। इज दैट क्लियर? तो अंटार्कटिका और आर्कटिक में या 1990 और 1980s में ये आपने देख लेना, ये आपके एमसीक्यूज भी है। अब हम इफेक्ट्स देखते हैं। ओजोन जो है 25 से 30 किलोमीटर मैक्सिमम पाई जाती है। तो ये क्या कर रही है? सन रेडिएशंस को रोक रही है, लेकिन जहां पे बोले वहां से ये नीचे आ रही है। अब इसके देखते हैं जी क्या क्या इश्यूज आते हैं इससे। एक तो बेटा जी जब ये आएगा तो मैंने आपको पहले बताया इससे स्किन पे जब पड़ेगा तो स्किन के अंदर जो स्किन सेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर ये पड़ेगी और उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगी, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो स्किन कैंसर और आइज कैंसर क्रिएट करेगी। नंबर 2, बहुत सी जो इन्फेक्शियस डिजीज जो है लाइक दैट मलेरिया वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों सर इंक्रीज होंगे? क्योंकि उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी और जल्दी से उसके एग पकना शुरू हो जाएंगे और वो एग से जल्दी लार्वास निकलेंगे और वो डिजीज जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज प्लांट साइकिल्स। तो प्लांट का जो साइकिल होता है वेदर चेंजिंग्स की वजह से, ओजोन डेप्लीशन की वजह से वेदर चेंजिंग्स आ रही हैं जिससे जो है प्लांट के साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है जी, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रही है और इन प्लांट्स के अंदर जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज द विंड पैटर्न। कि विंड पैटर्न में हमने पहले भी बात की थी कि एयर जो है वो गर्म हो जाएगी जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर मूव करेगी और कोल्ड एयर नीचे मूव करेगी और जो है वो विंड मूवमेंट स्टार्ट होंगे, वेदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज अबाउट टुडेस लेक्चर। लास्ट भी आपने येलो बॉक्स में देख लेना है। इंसेनरेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गार्बेज होता है उसको हम जमीन में गड्ढा खोद के वो उसको उसमें दबा के उसको हाई टेम्परेचर 600 या 650 टू 1100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं और उसको इस तरह से भी हम उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसेनरेशन। क्लियर जी? उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसी तरह गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है, ये भी आपने येलो बॉक्स पढ़ लेना है और जो आपने लेक्चर्स में चीजें सीखी हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपके जितने भी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन और जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने भी जो एनवायरनमेंट फ्रेंड फ्यूल्स हैं वो यूज करने चाहिए, एंटी नॉकिंग एजेंट्स और फ्यूल्स में से ये निकालने चाहिए और इस तरह की जो व्हीकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, या फिर एब्जॉर्बर लगाने चाहिए गाड़ी को सिलेंसर के आगे या फैक्ट्रीज की जो चिमनीज हैं उनके आगे एब्जॉर्बर्स लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, ये एयर पोल्यूटेंट्स एयर में कम आएंगे जिससे इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज टॉपिक और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।